वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा कि कैसे नॉर्थ इंडिया में मौर्यास के बाद कनवास और शुंगास आ रहे हैं। डेक्कन में सातवाहना का रूल चल रहा है उसी टाइम पे, मतलब कि वो उनके कंटेम्प्रेरी हैं। और उसी समय साउथ इंडिया में चालुक्य, वातापी या बादामी या पल्लवास का रूल चल रहा है, जिनको बाद में चोला चेरा पांड्या सक्सीड करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से क्या आता है कि मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, अब हम लोग वापस से नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी, जहाँ हर्षवर्धन का जो साम्राज्य पुष्यभूति का है जो चल रहा है, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, जब पुष्यभूति साम्राज्य का पतन हुआ 647 सेंचुरी एरा में, 647 सेंचुरी एरा में, शताब्दी पूर्व में, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। अब देखिए, हर्षवर्धन का कोई औलाद नहीं थी, ठीक है, जो उसके बाद आगे चल के राजा बने। तो इस समय क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है कि जो इसका राज्य है कन्नौज, उस कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन। कन्नौज के लिए क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में 3 साम्राज्यों में संघर्ष शुरू हो जाता है। वो 3 साम्राज्य कौन है? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पालाज। इन तीनों में संघर्ष शुरू हो जाता है कन्नौज के लिए। ठीक है, अब ऑल 3 विल फाइट ईच अदर एंड गुर्जर प्रतिहारा विल इमर्ज विक्टोरियस। तीनों एक दूसरे से संघर्ष करते हैं और अंत में गुर्जर प्रतिहारा की इसमें विजय होती है। अब इसी समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जा रही है, तो उस समय साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, उस समय साउथ इंडिया में चोला साम्राज्य फिर से स्थापित हो गया है, रीएस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि अब जो गुर्जर प्रतिहारा, जिन्होंने कन्नौज को जीत लिया था, ठीक है, अपने 2 संघर्ष मतलब प्रतिद्वंदियों को हरा के, पालाज को और राष्ट्रकूटास को। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद इनका भी पतन हो जाता है, गुर्जर प्रतिहारों का, और फिर छोटे छोटे साम्राज्य नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, उत्तर भारत में जन्म लेते हैं, जो कि राजपूत कहलाते हैं आगे चल के। ठीक है, तो राजपूत कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से। अब देखिए, गुर्जर प्रतिहारा के पतन का कारण क्या है, तो देखिए, जो जैसे ये नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड से यहाँ पर हमले होने लगे थे। ठीक है, और इसी हमले को रोकते रोकते गुर्जर प्रतिहारा जो हो गए, कमज़ोर पड़ गए, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक दिन मोहम्मद बिन कासिम आता है, फर्स्ट फॉरेन, या इसको कहेंगे अरेबियन, सऊदी अरब से आता है ये। ठीक है, और इसका अटैक गुर्जर प्रतिहारा पे बहुत भारी पड़ता है। वो इसको रोकने में तो सफल होते हैं, लेकिन फिर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद, ठीक है, फिर टर्क से आता है मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी वही होता है जो पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध लड़ता है। पहला तराइन का युद्ध लड़ता है 1191 में, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देते हैं। फिर दूसरे युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब इसमें क्या हो रहा है, मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान, लिविंग बिहाइंड हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहीं पे क्या हो रहा है, मोहम्मद गौरी क्या कर रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को मार देता है और अपने पीछे अपना दास सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाता है, जो कि आगे चल के मामलुक या दास साम्राज्य का जो दिल्ली सल्तनत में होता है, उसकी स्थापना करता है। ठीक है, अब ये जो अब यहाँ ऐबक से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है हमारी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक, लगभग 320 साल तक दिल्ली सल्तनत चला है, 320 साल तक। ठीक है, देखिए, सबसे पहले साम्राज्य आता है मामलुक या स्लेव, मतलब कि दास साम्राज्य, 1206 से लेके 1290 तक, लगभग कितना साल हो गया इसको, लगभग 84 साल। फिर खलजी साम्राज्य आता है, खलजी कितने समय तक रहते हैं, लगभग 30 साल तक। फिर तुगलक आते हैं, तुगलक का राज्य लगभग 100 साल से अधिक ही चलता है इसमें। ठीक है, 1314 से लेके 1414 तक 100 साल, और प्लस 106 साल तक तुगलक का साम्राज्य चलता है। उसके बाद सैयद आते हैं, जो कि पहली शिया साम्राज्य था, पहला शिया साम्राज्य था। ठीक है, इनका राज्य लगभग 35 से 36 सालों तक चलता है। ठीक है, 37 सालों तक। फिर आते हैं उनके बाद लोधी, जो कि अंतिम दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य था। उनके बाद फिर लोधी के खत्म होने के बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। तो देखिए, तुगलक के बारे में भी एक है कि यहाँ पर एक बहुत बदनसीब राजा है जो आएगा, 5 एक्सपेरिमेंट करेगा और 5 फेल हो जाएंगे। और तुगलक के ही समय में बहुत बड़ा विद्रोह होता है, जिसके कारण 2 बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। कैसे होती है आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, अब तुगलक के समय भारत ऐसा है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि 2 विद्रोह शुरू होता है। तो साउथ इंडिया में 2 साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, फिर जब ये बहमनी साम्राज्य टूटता है, अभी हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे मतलब टूट रहा है, क्या हो रहा है, भले एक ओवरव्यू लीजिए। फिर बाद में क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 मतलब प्रिंसिपैलिटीज़ में, मतलब क्या कहेंगे इसको आप, मतलब कि छोटे राज्यों में टूट जाता है, 5 छोटे, जैसे बेरार, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। ठीक है, अब यहीं पे आप देखेंगे, ये तो इधर हो रहा है साउथ इंडिया में। फिर उसके बाद इधर देखिए आप, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है ऊपर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हो जाती है, तो फिर देखिए उस साम्राज्य का जो स्थापक होता है वो है बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं को एक अफगान राजा रहता है जो शेर शाह सूरी, जो बिहार से रहता है, वो उसको हरा देता है। ठीक है, और हुमायूं जहाँ से आया था उसको वापस वहीं भेज देता है, मतलब कि ईरान। और भारत में कुछ समय के लिए सूर साम्राज्य का जो रूल है वो चलने लगता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सूर साम्राज्य का पतन होगा, हुमायूं अटैक कर देगा फिर से, और सूर साम्राज्य को हटाकर अपने मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना कर देगा। और फिर उसके जस्ट 1 साल बाद ही वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा आता है जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते हैं, और इसी के साथ नूरजहां का नाम भी जुड़ता है।
जहांगीर वो राजा था मतलब मुगल राजा था जिसने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। फिर शाहजहाँ के बाद औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। उसके बाद फिर हमारे लेटर मुगल्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। फिर क्या होता है कि जब ये 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो 10वें सिख गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, क्या करते हैं सारे सिखों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं हथियार चलाने में, और उनको एक वॉरियर कम्युनिटी जिसको खालसा कहते हैं उसमें उनको बताते हैं। वॉरियर कम्युनिटी मतलब एक तरीके से हो जाता है योद्धा टाइप का, मतलब उनको बनाने का प्रयास रहता है ताकि वो भी युद्ध लड़ सकें किसी भी फॉरेन अटैक पे। अब जैसा कि हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य, वापस हम चलते हैं, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर दोनों साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई। उसके बाद क्या होता है कि जो इस बहमनी साम्राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री रहता है गवन, उसकी हत्या करवा देता है उसका राजा ही, जिसकी वजह से राज्य का भी पतन हो जाता है और वो 5 छोटे राज्यों में टूट जाता है, जैसे अहमदनगर, बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा जो हमने देखा। अब आगे चल के बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा ये चारों जो है शाहजहाँ के द्वारा जीत लिए जाएंगे, ठीक है। और इसी समय क्या हो रहा है, 1498 में ही पोर्तुगीज भारत में आ रहे हैं, पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? 3 चीज़ों के लिए, गोल्ड, गॉड, ग्लोरी, सोने के लिए, अपना धर्म फैलाने के लिए, और ठीक है ग्लोरी मतलब कि नाम बढ़ाने के लिए अपना, ठीक है। और इनके जो मतलब सबसे पहले शुरुआती जो सेंटर्स होते हैं वो बहमनी साम्राज्य के तटों पे, मतलब कि ये जो हमारा एरिया है गोवा वाला गोवा एवं ये आपका गुजरात का जो एरिया है यहाँ पे, इसी एरिया में ये अपना 2 मतलब सेंटर स्थापित करते हैं, एक तो गोवा में एक सूरत में करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन करने लगते हैं आगे जाके धीरे धीरे, ठीक है। इसको जहांगीर नोटिस करता है, उस समय राजा रहता है, नोटिस करता है, फिर वो शाहजहाँ को कहता है कि जाओ और इस प्रैक्टिस को उनके मतलब इस मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन को रोको। तो शाहजहाँ सोचता है कि अगर ये जो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ है अगर इनको मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा तो ये कन्वर्जन मतलब कि धर्म परिवर्तन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो वो क्या करता है कि शाहजहाँ कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता, क्योंकि इन 5 जो छोटे साम्राज्य रहते हैं, उनको मराठाओं का पीछे से सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो फिर शाहजहाँ क्या करता है कि मेक्स एन अंडरस्टैंडिंग विथ महाराजा मराठा रूलर शाहजी, वो एक मतलब समझौता कर लेता है शाहजी के साथ में, और जिस समझौते के बल पे वो क्या करता है, सारे प्रिंसली स्टेट्स को तो जीत लेता है लेकिन अहमदनगर को नहीं जीत पाता, ठीक है। अब हमें ये जानना होगा कि उसने ऐसा क्या डील किया है शाहजहाँ के बीच में, और शाहजहाँ के बीच में ऐसी क्या डीलिंग हुई थी जिससे वो इन 5 राज्यों को जीतने में सफल हो पाया शाहजहाँ। देखिए, तो डील ये थी कि मराठा ने कहा कि मुगल को मराठास को अपने दरबार में एक ऊंचा ओहदा देना पड़ेगा, पद देना पड़ेगा, और उनको पूना की जागीर भी देनी पड़ेगी। यही उनके बीच में समझौता हुआ, अगर वो उनकी मदद करेंगे तो। उसके बदले में क्या होगा कि शाहजी क्या करेंगे कि उन 5 छोटे राज्यों को जो मतलब बेरार, बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे पीछे से, ठीक है, और शाहजहाँ उनको आराम से जीत सकता है। तो फिर क्या होता है आगे चल के, दोनों में समझौता फाइनल हो जाता है। फिर बेरार, बिदार को मुगल जीत लेते हैं, बीजापुर, गोलकोंडा मतलब मुगल की हुकूमत को खुद ही मतलब मान लेते हैं, उनको अपना राजा मान लेते हैं, मतलब अपने आप को वो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और अहमदनगर देखिए एक बहुत इफिशियंट और बहुत ही महान राजा मलिक आम्बेर के द्वारा जो होता है वो रूल किया जाता है, मतलब राज किया जाता है उस पर। तो वो क्या होता है कि उसको शाहजहाँ के द्वारा वो शाहजहाँ उसको जीत नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, मलिक आम्बेर का जो बेटा होता है फतेह खान, वो क्या करता है कि वो मुगल के साथ एक डीलिंग कर लेता है और अहमदनगर को खुद ही सरेंडर कर देता है। अब उस डीलिंग के क्या मतलब है उस डीलिंग का, देखिए उस डीलिंग में ये था कि वो उनको अहमदनगर दे देगा और उसके बदले में मुगल ने उसे क्या किया, तोहफे में क्या दे दी, पूना की जागीर। अब देखिए पूना की जागीर का जो मतलब वचन था वो किसने मांगा था, मतलब समझौता किसके बीच में हुआ था, मराठा और मुगल के बीच में, लेकिन वो दे किसको रहे हैं, मालिक आम्बेर मतलब अहमदनगर के राजा के बेटे फतेह खान को। अब यहीं से क्या होगा कि मुगल और मराठा के बीच में आपसी मनमुटाव और युद्ध शुरू हो जाएगा। देखिए, नाउ दिस जागीर ऑफ पूना क्रिएटेड अ रिफ्ट एंड टर्मोइल बिटवीन मुगल एंड मराठा, एज दिस जागीर वॉज प्रॉमिस टू मराठा बट वॉज गिवन टू फतेह खान एंड मराठा फेल चीटेड। अब मराठा को लगा कि भाई हमको वादा करके इन्होंने फतेह खान को दे दिया, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, और फिर उनमें क्या कहते हैं कि दुश्मनी की भावना जागे और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब देखिए हम लोग ये सारी बातों को एक किनारे रखते हैं, ठीक है। अब हम ये जानने का प्रयास करें कि जो 5 प्रिंसिपैलिटी हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो मराठा के हाथ के अंदर है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मराठा मतलब अनऑफिशियल रूलर बन चुके हैं, ठीक है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 5 प्रिंसिपैलिटी है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बेरार, बिदार, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब कहाँ से आए, कैसे आए। तो इसके लिए पहले हमको विजयनगर साम्राज्य के और बहमनी साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानना होगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के मतलब साम्राज्य से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। इब्न बतूता बताता है अपने ट्रेवलॉग में कि मतलब अपनी मतलब कि जो भी यात्रा जो उसने की है, उसकी जो भी मतलब उसने किताबें लिखी उसमें उसने बताया है कि तुगलक पूरे भारत में राज करता था, सिर्फ कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर, ठीक है। अब क्या था कि ये दिक्कत उसके सामने ये थी कि वो इतना बड़ा साम्राज्य कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इसके लिए वो क्या करता है कि अपने राज्य को दक्षिण की तरफ शिफ्ट करता है, अपने राजधानी को, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि वो छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट करता है, ठीक है।
फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट करता है कहाँ, वारंगल में, ठीक है। और ये फ्यूडल लॉर्ड्स को हम लोग कहते हैं काकतिया फ्यूडल लॉर्ड्स। देखिए ये वारंगल क्षेत्र है आपका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लगभग, इसको काकतिया को दे देता है, सौंप देता है कि आप लोग यहाँ पे इसको मैनेज करिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि काकतीय के जो थे दो मंत्री थे वारंगल में, एक था हरिहर, एक था बुक्का, दोनों हिंदू थे और काकतीय के कामपिली स्थान नामक स्थान पर रहते थे, ठीक है। अब इस समय क्या हो रहा है, काकतीय को जो रहता है उनको पता चलता है कि जो हरिहर और बुक्का हैं, ठीक है, ये दोनों लोग धोखा दे रहे हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि चालाकी से कामपिली को जीतने के प्रयास कर रहे हैं और अपना खुद का साम्राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसकी शिकायत जाके कर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से कि हरिहर और बुक्का ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो तुगलक क्या करता है कि इन दोनों लोग को पकड़ लेता है, उन दोनों लोग को क्या करता है, इस्लाम कबूल करवा देता है और उनको छोड़ देता है, ठीक है। अब हरिहर बुक्का जाते हैं अपने गुरु विजय रन्या के पास और उनको कहते हैं कि उनको वापस से हिंदू बना दें। तो उनके गुरु उनको वापस से हिंदू बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपना बदला लेने के लिए वापस जाते हैं, कंपिली को अटैक करके कैप्चर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर स्लोली स्लोली उसके बगल में अपना क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के नाम से बनाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि ये वारंगल का क्षेत्र था, इसी में कंपिली थी जहाँ ये लोग रहते थे, इसको अटैक करके ये लोग कैप्चर किए, फिर धीरे 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 अपना एक विजयनगर साम्राज्य स्थापित कर लिए। अब आगे चल के इस विजय साम्राज्य में 4 राज्य आए, मतलब 4 विजयनगर राज्य में 4 अलग साम्राज्य आएंगे, जैसे संगम के बाद तुलुवा, सुलुवा, आराविडु, STSA, ठीक है। संगम के बाद तुलुवा, सुलुवा, फिर आराविडु आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जब विजयनगर साम्राज्य बन रहा था तो उसी के साथ उसी के ऊपर एक नया साम्राज्य भी बन रहा था जो कि था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे विजयनगर है, इसी के ऊपर एक नया साम्राज्य बन रहा है दक्कन क्षेत्र में, जिसको नाम हम लोग बहमनी कहते हैं। इस बहमनी राज्य को बना कौन रहा था, मतलब उसका जो फाउंडर कौन है, वो है हसन गंगू। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब जो दोनों मतलब राज्यों के राजा हैं, विजयनगर और बहमनी के, दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उन लोगों के बीच में मतभेद होने लगता है। किस चीज़ को लेके, 2 नदियों के पानी को लेके, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। और मेनली जो दोआब का जो क्षेत्र होता है उसके लिए होता है, ठीक है। दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। अब देखिए आप कैसे कि 2 राज्य हैं बहमनी विजयनगर, इन दोनों के बीच से ये 2 नदियाँ बह रही हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा। अब क्या हो रहा है कि बहुत एक मतलब वहाँ पे एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण मंत्री था बहमनी साम्राज्य का, महमूद गबन। वो इतना पावरफुल था, मतलब इतना ज़्यादा बलशाली था कि उसने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। लेकिन उसके जो पॉपुलैरिटी थी, उसकी प्रसिद्धि, उसके मतलब बहादुरी को देख के बाकी जो मंत्री थे वो उससे बहुत जलने लगे थे। उसने क्या किया कि बहमनी के राजा को मतलब भड़का दिया उनके खिलाफ कि मतलब जो महमूद गबन है वो स्लोली धीरे धीरे कहीं बहमनी साम्राज्य को कब्जा न कर ले। और उसके चलते राजा जो होता है बहमनी साम्राज्य का, हसन गंगू, वो बहक कर क्या करता है, महमूद गबन की हत्या करवा देता है, ठीक है। और जिसके बाद ही क्या होता है, धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है और 5 छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। और वही जो 5 छोटे हिस्से थे वही हैं आपके बिरार, बिदार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। अब इसी समय देखिए मराठाओं का भी बात कर लेते हैं। मराठा 1674 से लेकर 1818 तक की बात हो रही है। मराठा में 4 प्रकार के लोग हैं। भोसले ऑफ नागपुर, भोसले शिवाजी भी थे, शिवाजी वाजा भोसले, याद रखिएगा। गायकवाड़ बड़ौदा के, होलकर इंदौर के और सिंधिया कहाँ हैं आपके, ग्वालियर के हैं। नाउ शिवाजी देखिए शाहजी के लड़के थे। देखिए शाहजी वही हैं जिनके साथ शाहजहाँ ने अपना मतलब समझौता किया था पूना की जागीर का, लेकिन धोखा दे देता है। उनका जन्म शिवनेरी पूना में हुआ था 1627 में, ठीक है। इनके गुरु का नाम था रामदास शिवाजी के। शिवाजी ने पहली बार मुगल साम्राज्य पर 1657 में अहमदनगर में आक्रमण किया, ठीक है। इस समय क्या था कि औरंगजेब जो था वो अहमदनगर का राज्यपाल था और वो क्या करता है, शिवाजी को हरा देता है। फिर 1664 में पहली बार सूरत में मराठा के द्वारा लूट मचाई गई, ठीक है, जिससे मुगल को बहुत नुकसान हुआ। फिर 1665 में क्या होता है, औरंगजेब एक डील करता है जय सिंह के साथ, और जय सिंह क्या करते हैं, शिवाजी पर अटैक करते हैं, उनको हराते हैं और उनके साथ एक समझौता करते हैं जिसे कहते हैं पुरंदर का समझौता 1665 में। अब इस समझौते के जो मतलब वो थे, मतलब शर्तें थी, वो क्या थी कि शिवाजी को कुछ अपने मतलब जो किले हैं उनको सौंप देना पड़ेगा मुगलों को, ठीक है। शिवाजी को अरेस्ट कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। जब वो औरंगजेब से मिलने गए, उनका जो बेटा संभाजी थे, ठीक है, वो उनको भी साथ में उनके बंदी बना लिया गया, लेकिन उनको आगरा के किले में रखा गया दोनों को, ठीक है। लेकिन धीरे कुछ समय बाद अपने सूझबूझ के साथ टैक्टिक्स मतलब इस्तेमाल करके शिवाजी अपने बेटे के साथ वहाँ से भाग निकले, ठीक है। फिर 1670 में क्या हुआ, शिवाजी सूरत में दूसरी बार रेड डालते हैं। 1674 में शिवाजी अपने आप को अपना राज्याभिषेक करते हैं रायगढ़ के किले में और अपने आप को 2 टाइटल देते हैं, छत्रपति और हिंदू पदशाह का, ठीक है। फिर 1680 में क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है जब वो बीजापुर के एक्सपेडिशन पे जाते हैं, ठीक है। बीजापुर के एक्सपेडिशन पे जब वो जाते हैं 1680 में, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर मतलब शिवाजी की डेथ के बाद उनके पुत्र जो संभाजी थे वो मराठा के रूलर बन जाते हैं। लेटर संभाजी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और औरंगजेब उनकी हत्या कर देता है। फिर उनके जो पुत्र साहू जी रहते हैं, साहू जी प्रथम, उनको भी औरंगजेब अपने साथ कैदी बनाकर ले जाता है। अब इस समय क्या हो रहा है, एकदम खालीपन हो गया है। अब संभाजी का जो छोटा भाई था राजा राम, वो क्या कहता है गद्दी संभालता है, लेकिन वो 1770 में मर जाता है जाके। अब राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, वो क्या करती है, मराठा साम्राज्य का कंट्रोल ले लेती हैं अपने छोटे से मतलब कि नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर, वो राज करना शुरू कर देती हैं वहाँ पर। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, संभाजी का जो पुत्र रहता है साहू जी, वो क्या कहता है, उसको मतलब औरंगजेब मतलब छूट जाता है, मुगल की बंदिशों से छूट जाता है और वो वापस आता है मराठा साम्राज्य में अपने हक को मांगने के लिए, क्योंकि अब उसका समय था गद्दी संभालने का। लेकिन ताराबाई मना कर देती है और उन दोनों के बीच में संघर्ष होना शुरू हो जाता है, युद्ध होता है जिसमें साहू जीत जाते हैं और पेशवाई
प्रणाली की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बनते हैं बाजीराव, ठीक है, जिन्होंने 40 लड़ाइयाँ लड़ी बिना हारे, 40 अनबीटेबल बैटल्स, बाजीराव माइटी। ठीक है, तीसरे पेशवा बनते हैं बालाजी राव, चौथे पेशवा बनते हैं नाना साहब पेशवा। ठीक है, नाना साहब पेशवा तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ते हैं अहमद शाह अब्दाली से 1761 में, और फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है, और यहाँ पे हमारी मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारी शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखिए, ये वीडियो क्या है ना, एक ओवरव्यू के लिए बनाया गया है, मतलब एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, इसमें बहुत डीप में हम लोग नहीं गए, कुछ नहीं किया है हमने, कि कोई बुक पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत तो जान लें कि आखिर इसमें है क्या, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे एक इवेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एटलीस्ट 20% तो आ ही गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, वो थोड़ा सा हम लोग डीप में करेंगे, वो अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू।